मैं हूं मनोज टिबलेवाल आकाश। एक मुलाकात में आज हमारे साथ हैं विशेष मेहमान राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष वजाहत हबीबुल्लाह जी। 30 सितंबर 1945 को जन्मे वजाहत जी 1968 बैच के सेवानिवृत्त आईएएस अफसर हैं और ये देश के पहले मुख्य सूचना आयुक्त भी रह चुके हैं। 33 साल के लंबे नौकरशाही के कार्यकाल में इन्होंने कई किताबें भी लिखी हैं और इनका जम्मू और कश्मीर से गहरा नाता है। आज हम इनसे तमाम सवालों पर विस्तार से बात करेंगे। हबीबुल्लाह साहब, आपका स्वागत है हमारी खास 48 मुलाकात में। धन्यवाद। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का काम क्या है, किस तरह यह आयोग काम करता है? देखिए, हमारा जो देश है, हमारा राष्ट्र है, ये लोकतंत्र है जिसका अपना संविधान है, जिसमें इसने हर एक जो नागरिक है, चाहे जहाँ का भी हो या किसी धर्म का भी हो या किसी जाति का भी हो, उसको एक जैसा मौका दिया जाए और एक जैसे अधिकार दिए गए हैं। अब इसमें अक्सर एक लोकतंत्र में ख़तरा ये होता है कि अक्सरियत का जो दबाव है वो ज़्यादा हो जाता है और जो अल्पसंख्यक के लोग होते हैं उनका जो हित है वो ओवरराइड हो जाता है। इसलिए हमारे यहाँ एक ये आयोग बनाया गया ताकि जो अल्पसंख्यक जाति के लोगों के अधिकार हैं वह उनकी सुरक्षा हो सके और रखी जाए। इस प्रकार से सरकार ने ये देखना होता है कि कौन से ऐसे अल्पसंख्यक जाति के लोग हैं जो पिछड़ गए हैं किसी भी प्रकार से। अगर कोई चुनौती है तो फिर उनको ख़ास एक सुरक्षा की भी अधिकार है और उनको एक सरकार में एक आवाज़, एक स्वर की आवश्यकता होती है जो उनकी आवाज़ सरकार तक पहुंचा सके और उनकी सुरक्षा के लिए वो लड़ सके। तो इसलिए ये अल्पसंख्यक आयोग स्थापित किया गया है। बतौर अध्यक्ष आपके सामने कौन कौन सी बड़ी चुनौतियां हैं? ये तो हर एक जो अक़लियत संख्या के जो लोग हैं, सबसे अधिकतर तो मुसलमान हैं, फिर सिख हैं, ईसाई हैं, बौद्ध हैं और पारसी हैं। तो हर एक की विशेष चुनौतियां हैं जिसकी तरफ हमें तवज्जो देने का प्रयत्न करते हैं और मिलके। और इसीलिए हर एक का एक सदस्य होता है कि हमारे इस आयोग के अंदर, तो उनसे फिर सलाह मशवरा करते हुए हम ये चुनौतियों को देखते हैं। हर एक जो अल्पसंख्यक स्थिति के लोग हैं जो हमारी नोटिस में लाते हैं, जो उनको कष्ट हो रहा है या उनको कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है, उसको फिर हम अपनी नज़र में रखते हैं और वो टेकअप करते हैं या तो सरकारी विभाग से या राज्य सरकार से जहाँ ऐसी बात हुई है, ताकि वो जो कठिनाई है या वो जो शक है अल्पसंख्यकों के मन में वह दूर हो सके। कई बार यह भी कहा जाता है कि अल्पसंख्यक आयोग को और ज़्यादा शक्तियाँ प्रदान की जाने की आवश्यकता है। मेरे विचार में और ज़्यादा शक्ति देने की आवश्यकता नहीं है कि उनकी जो बात जो है वो हर एक से टेकअप करें। अगर किसी ने कानून की खिलाफ वर्जी की है, कानून का उल्लंघन किया है, तो उनके खिलाफ फिर कानूनी सारा ढांचा है, पुलिस है, न्यायालय है, उनको फिर कार्रवाई करनी है। और इस चीज़ में आयोग को पूरी तरह से एक्टिव होने की आवश्यकता है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग और राज्यों में जो अल्पसंख्यक आयोग हैं, इनके बीच किस तरह तालमेल बैठाते हैं? इसमें क्योंकि अधिनियम अलग अलग हैं, राज्यों के अलग अलग अधिनियम हैं, ये इन सूचना आयोग के प्रकार में नहीं है जो एक ही अधिनियम के तहत केंद्रीय सूचना आयोग भी है और राज्य सूचना आयोग भी है। हालांकि उसमें लिखा हुआ कि क्या काम हर एक का है, लेकिन इसमें एक तो ये अधिनियम है जो NCM एक्ट है जो भारतवर्ष का है और उसका एक पुर्जा जो है वो ये हमारा आयोग है। परंतु बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जिन्होंने अपने अधिनियम स्वीकार किए हुए हैं और उनके जो यहाँ हैं अलग अलग आयोग हैं। तो हमारा जो आपस में राबता है, मैं उसको अभी कुछ संतोषजनक नहीं मानता हूँ। हम हर साल मिलते अवश्य हैं और एक दूसरे से विचार विमर्श करते हैं, क्या क्या चुनौतियाँ हैं, क्या क्या हम काम कर रहे हैं, परंतु इससे आगे बढ़ने की आवश्यकता है और एक साथ एकत्रित होके ये प्रयत्न करने की कोशिश रहनी चाहिए
ताकि जो अल्पसंख्यक जो 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 वर्ग के लोग हैं जहाँ भी हों, भारतवर्ष में जहाँ भी हों, उनको अगर कोई कठिनाई है जिसका भारत सरकार का हाथ है, जिस वो हल कर सकता है तो वो हल हो जाए, या अगर लोकल कोई कठिनाई है वो भी हल हो सकता है। और इसमें हम आपस में अगर मिल के काम करें तो जाहिर है कि उससे हम ज़्यादा मुतासिर रह सकते हैं। देश के अल्पसंख्यकों की इस समय हालत है क्या? हर एक के पास कुछ न कुछ चुनौती हैं। जो मैंने आपको 5 अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों के बारे में बताया, हर एक को अपनी अपनी चुनौती है। जैसे पारसियों में जो चुनौती है वो ये है कि उनकी आबादी घटती चली जा रही है और ख़तरा ये हो रहा है कि वो अब फिर रहेंगे ही नहीं अगर इस प्रकार से कमी रहे। बौद्धों की और बात है, ईसाइयों की और बात है। आपको कंडामल के बारे में तो पता है कि क्या हुआ वहाँ। मुसलमानों की और चुनौतियाँ हैं। तो हमें ये देखना पड़ता है कि हर एक की क्या चुनौती है और किस प्रकार से इसका हल किया जा सकता है। एक बात जिसके बारे में सारा आयोग हमें फिक्र रहा है वह ये था, और ये ख़ास तौर से मुसलमानों के बारे में है, कि मुसलमान नौजवानों में काफ़ी इनसिक्योरिटी फैल गई थी, क्योंकि हर एक जो ये आतंकवादी हमला होता था तो फ़ौरन मीडिया और प्रेस आदि, और ये जस्टिस कार्टजू ने भी इस बात का जिक्र किया, वो हमेशा कुछ मुसलमान नाम बनाना शुरू कर देते। किसी का ईमेल आया, किसी ने कुछ कह दिया तो ऐसा करने लगते थे। इसका ख्याल नहीं रखते थे कि भाई इसका असर क्या होगा इन नौजवानों पे। तो असर बहुत बुरा हुआ था। अब आप जानते हैं, और हमने भी इसमें कुछ सरकार के साथ सलाह मशवरा किया, विचार विमर्श किया, और अब आप जानते हैं कि मीडिया ऐसा कर नहीं रही है। उन्होंने भी अपने ऊपर कुछ काबू रखा है और ये इस प्रकार की रिपोर्ट नहीं आ रहे हैं और इस प्रकार की रिपोर्ट आगे नहीं आई। हाँ, अगर कोई दोषित है तो उसका नाम तो अवश्य आना चाहिए, परंतु दोषित उसको ठहराए पहले ही आप क्योंकि किसी कौम का है या किसी एक धर्म का है उसका नाम लेना शुरू कर दें, ये गलत बात है। आजकल अल्पसंख्यकों में खासतौर पर मुसलमानों को आरक्षण दिए जाने की खूब वकालत की जा रही है। आप क्या राय रखते हैं इस पर? इसमें देखिए, इसमें आरक्षण की बात जो है मुसलमानों तक वैसे है इस समय। हमें क्या देखना होता है, अब मेरे जैसे मुसलमान को आरक्षण की आवश्यकता तो खैर है नहीं, और मैं नहीं ये कह सकता हूँ, मैं कह तो सकता हूँ, लेकिन मैं भी कहूँ कि अपने मेरे बच्चे जो डून स्कूल गए थे और अच्छे से अमेरिका में पढ़ के आए हैं, उनके लिए भी आरक्षण होना आवश्यक है। तो ये मेरे ख्याल में अन्याय होगा। जिसको आरक्षण की आवश्यकता है वो न केवल इस वजह से क्योंकि वो मुसलमान है या ईसाई है या कुछ और है, परंतु इस वजह से क्योंकि उनको मौके नहीं मिले हैं जीवन में अपने को पूरी तरह से अपनी जो प्रगति हो सकती थी, विकास जो हो सकता था, उसका वो प्राप्त कर नहीं पाए हैं। इसलिए ऐसे लोगों को अवश्य आरक्षण देने की शायद आवश्यकता हो सकती है। इसीलिए सरकार ये सोच रही कि ओबीसीज जो है, जिनको पहले से आरक्षण है, उनमें से जो मुसलमान हैं उनके लिए आरक्षण की जाए। और एक मुलाकात में यहाँ पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी हबीबुल्लाह साहब से यह बातचीत जारी रहेगी। मैं तो सीधी सीधी बात करने वाला आदमी हूँ कि जिस जगह पे सत्य है वहाँ खुदा है, जिस जगह पे अहिंसा है वहाँ ईश्वर है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है एक मुलाकात में। आज हमारे विशेष मेहमान हैं राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष वजाहत हबीबुल्लाह जी। हबीबुल्लाह साहब, आप देश के पहले मुख्य सूचना आयुक्त बने 2005 में, जब हमारे देश में एक क्रांतिकारी कानून लाया गया, आरटीआई एक्ट। कितना चुनौतीपूर्ण था नया एक्ट और उसकी इतनी बड़ी जिम्मेदारी? अब जब पहले मुझे नियुक्त किया गया था इस पोस्ट पे,
तो मैंने भी यही सोचा था कि भाई इसमें मैं करूँगा क्या, सूचना तो है, अगर किसी को चाहिए तो फिर ले ले, अब उसमें एक आयोग की क्या आवश्यकता है। फिर वहाँ जाके पाया गया कितनी बड़ी चुनौती थी। चुनौती सबसे महत्वपूर्ण ये है कि हमारा जो ढांचा था सरकार का, ब्यूरोक्रेसी जिसको कहते हैं, उसमें अभी तक, हालांकि हम आज़ाद रहे तो 60 साल हो गए थे, उससे भी ज़्यादा, तो अभी तक ये मन ऐसा था माई बाप जैसा कि जो सरकारी अधिकारी है वह बेहतर जानता है। क्यों बेहतर जानता है? क्या उसकी शिक्षा ज़्यादा अच्छी है? क्या उसका अनुभव बहुत अच्छा है? इसका उत्तर तो था नहीं, परंतु क्योंकि सरकारी अधिकारी था और चाहे आईएएस था या आईपीएस था, तो उसको ज़्यादा पता ही होना चाहिए, क्योंकि उसका अधिकार से बन गया था। और लोगों में भी ये ख्याल हो गया था कि पुराने ज़माने से आ रहा है, मुग़लों के ज़माने से, अंग्रेज़ों का ही दोष नहीं, मुग़लों के ही ज़माने से, कि जो हाकिम था जिसको कहा जाता था वो माई बाप सा था, वो आपका भला भी कर सकता था, वो आपका नष्ट भी कर सकता था, लिहाजा उसको खुश रखना बहुत ज़रूरी था। और वो भी इसी प्रकार से उसका रद्द-ए-अमल होता था कि हाँ, हम इनकी सेवा करें, ये जैसा हम समझते हैं कि इनके फ़ायदे की बात है, ये अपनी फ़ायदे की बात बेचारे जानते नहीं हैं, मुझे पता है कि फ़ायदे की बात क्या है, मैं जो करूँगा वही सही है। तो इस प्रकार का विचार जो था हमारी सरकार में अभी तक था। हालांकि जैसे मैंने कहा, हम लोकतंत्र भी हो गए थे, हमारे थे संसद में जो बता सकते थे कि जनता क्या चाहती है, फिर भी इस प्रकार की कमज़ोरी हमारे समाज में थी। तो इसको फिर इस पे काबू लाने के लिए आरटीआई बहुत ही ज़रूरी बन गया। और उसके नतीजे में जो मैं आपको बता रहा था, जो विचार था सरकार के अंदर, उसके नतीजे में एक तो ये था कि सरकार को अपनों से ही बिल्कुल निर्दयी तौर से उनसे बर्ताव हो रहा था। एक जब आदमी रिटायर होता था, उसके पेंशन में, उसके जीपी फंड में, उसकी स्वीकृति देने में इतनी कमज़ोरियाँ, ये मैंने रिटायरमेंट के बाद आरटीआई के अध्यक्ष बनने के बाद ये सारी बातें पता चली। इतने साल सरकार में मैं रहा, मुझे पता ही नहीं था कि ये हो रहा है सरकार के अंदर। और बुनियादी तौर पे ये है कि जो एक नागरिक का लोकतंत्र में अधिकार है कि जवाबदेह होना चाहिए सरकार उस नागरिक के सामने, वो अभी तक पूरी तरह से फूला नहीं था हमारे देश के अंदर। अब फूलने लगा है, खिलने लगा है। क्या आरटीआई एक्ट में कुछ और सुधार भी किए जाने की आवश्यकता है? इसके अमल में सुधार करने की बेशक आवश्यकता, मैंने इसके बारे में लिखा भी है। अभी इंडियन एक्सप्रेस में शायद बड़ा लंबा चौड़ा मेरा एक आया, मैंने समझा था कि ये तो मैं वही बता रहा हूँ जो सबको पता होना चाहिए, परंतु जो उसका रिएक्शन आया उससे पता चला कि बहुत सारे लोगों को इसके बारे में पता नहीं था, जो विश्लेषण मैंने उसमें किया है। तो इसमें ऐसा है कि ये अब जो अधिनियम है, इसके अमल में नागरिक की ओर से भी उसका प्रयोग और सरकार की ओर से भी उसका अमल, इसमें काफ़ी कुछ करना अभी बाकी है। और मेरे विचार में अभी उसमें संशोधन करने की बात उठाने की आवश्यकता नहीं है। इसमें थोड़ा सा ठीक से अमल करने के बाद फिर सोचने की आवश्यकता है। और ऐसी चीज़ें हैं जिसमें संशोधन करने की आवश्यकता होगी, लेकिन उनमें से कोई ऐसी बात नहीं है जिसके बारे में आजकल वाद विवाद हो रहा है। हबीबुल्लाह साहब, कई बार यह भी देखने में आता है कि आरटीआई के तहत जो सूचनाएं मांगी जाती हैं उस पर अधिकारी और कर्मचारी तरह तरह की बहानेबाजी करते हैं और सूचनाओं को घुमा फिरा कर देते हैं। इसमें जो मेरी राय है वो ये है कि ये इसमें सूचना के ये अधिनियम में कोई कमज़ोरी की वजह से नहीं होता है। अधिनियम में धारा 4 है, इसमें बहुत सारी सूचनाएं ऐसी हैं जिस प्रकार से एक आयोग, एक विभाग काम कर रहा है, मंत्रालय काम कर रहा है, वो पहले से उसको स्पष्ट करने की आवश्यकता है, पब्लिश कर देने की आवश्यकता है, चाहे वेबसाइट पे न, मगर केवल वेबसाइट पे नहीं, पुस्तकों में, डॉक्यूमेंट्स में, वॉलपेपर में, वॉल बोर्ड्स में, और कई पंचायतों ने ऐसा किया भी है। तो ये नामुमकिन कोई चीज़ नहीं है, ये हो सकती है और करना चाहिए। तब उसमें फिर आपको मांगने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी, जब आपको पता है कि क्या कौन सी चीज़, कौन से फैक्ट्स फिगर्स क्या चीज़ हैं, और जो आप सूचना मांगना चाहते हैं वो मांगे बगैर आपको पता चल जाए। जो नीतियाँ हैं सरकार की, जो सरकार कोई नीति बनाती है वो क्यों बनाई, वह भी बात पब्लिश होने की आवश्यकता। नीति बनाने के बाद जब वो नीति लागू हो जाए तो फिर उसके बताने की आवश्यकता होती कि ये क्यों, इसकी वजह क्या है, ऐसी नीति क्यों बनाई।
जब कोई महत्वपूर्ण प्रशासनिक निर्णय लिया जाता है तो क्यों लिया गया ऐसा निर्णय, वो बताया जाए। ये सारी चीज़ें जो हैं ये सुओ मोटो डिस्क्लोजर की बात है धारा 4 के तहत। अब ये नहीं किया जा रहा है। अब नहीं किया जा रहा है तो उसके नतीजे में ऐसा होता है कि जब आपने सूचना मांगी तो कुछ गलत सलत सूचना मिल गई, जल्दबाजी में दे दी गई या गलत सलत दे दी गई, या जिस अधिकारी ने आपको दिया वो इतना वरिष्ठ अधिकारी नहीं था जिसको पता चले कि कौन सी सूचना क्या समझ में कुछ आए बात की मांग क्या रहा है। प्रधानमंत्री जी ने जैसे अभी कहा कि जो सूचना दी जाती है वो एक वरिष्ठ अधिकारी के साथ विचार विमर्श करने के बाद ही देनी चाहिए। मैं कहता हूं कि विचार विमर्श की आवश्यकता नहीं, उसमें तो प्रोसीजर लंबा हो जाएगा। वरिष्ठ अधिकारी स्वयं ही PIO हो, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, जो सूचना दे, तैयार तो उसके सबॉर्डिनेट्स कर सकते हैं, लेकिन जो सूचना वो देने वाला हो वो PIO अगर हो तो फिर वो सोच सकता है कि क्या सूचना, क्या मांगा क्या है, मैं दे क्या रहा हूँ, और यही चीज़ है जो ये मांग रहा है जो मैं दे रहा हूँ। इस प्रकार से इसमें काफ़ी प्रगति भी हो सकती है और सफाई भी आ सकती है और ट्रांसपेरेंसी। एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात करूंगा, RTI एक्टिविस्ट की, RTI कार्यकर्ताओं की जगह जगह हत्याएं होती हैं, हमले होते हैं, सुरक्षा कैसे उनको प्रदान की जानी चाहिए? ये इस बात का सबूत है एक प्रकार से कि कितना इफेक्टिव हुआ है ये अधिनियम, कि उन्होंने वेस्टेड इंटरेस्ट को घबरा दिया है। अब इसमें ऐसा कोई, जब तक कि मैं मुख्य सूचना आयुक्त था, केंद्रीय सूचना आयुक्त का कोई ऐसा केस हमारे पास नहीं आया जिसमें जो हमसे कोई केंद्र से कोई मांग रहा था सूचना, उसके साथ ऐसा हुआ। ये राज्य सरकारों में हुआ है, कई राज्य सरकारों में हुआ है, महाराष्ट्र में हुआ है, गुजरात में हुआ है, अभी हाल में भोपाल में हुआ है, मध्य प्रदेश में। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए और ये बहुत दुख की बात है कि ऐसा हुआ भी, और एक जगह तो शायद हाई कोर्ट के सामने ही इस प्रकार की घटना घटी है। तो ऐसी घटनाएं नहीं घटनी चाहिए और आप समझ सकते हैं कि इसके लिए सुरक्षा की आवश्यकता है उन लोगों की जो इस प्रकार की सूचना मांगते हैं। इसलिए हमने भी सरकार के साथ ये निवेदन किया है और सरकार एक बिल बना भी रही है जिसको विस्ल ब्लोअर्स एक्ट कहते हैं। और अभी हाल में ही इसी भाषण में जो प्रधानमंत्री ने दिया था CIC को अपने एनुअल कन्वेंशन में, उसमें उन्होंने ये बताया कि हम एक विस्ल ब्लोअर्स एक्ट ला रहे हैं, अगले सेशन में ये पेश होगा उधर संसद में, और इंशाल्लाह ये इसके स्वीकार होने के बाद इनमें कुछ ताकत आ पाएगी और इनकी सुरक्षा होगी। कुछ संस्थाओं को RTI एक्ट से बाहर रखने की भी वकालत की जाती है, क्या सोचते हैं? कुछ संस्था है उसके बाहर, परंतु वे ऐसी संस्थाएं हैं जिनको देश की सुरक्षा और कुछ ये इंटेलिजेंस की जो सूचना है उसको, और वो तो सब समझेंगे और स्वीकार भी करेंगे कि ये इस अधिनियम के बाहर रखना चाहिए। परंतु बहुत सारे ऐसे हैं जिसमें मैं भी कहता हूँ कि इनको बाहर नहीं रखना चाहिए। परंतु इसमें नागरिकों में, एक्टिविस्ट में, सरकार में आपस में वार्तालाप होने के बाद ये किया जा सकता है, इसमें निर्णय किया जा सकता है। बहुत सारे ऐसे विभाग हैं जैसे पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं जो इस समय उसके बाहर रखे गए हैं, और इसमें शायद इसमें नज़रसानी करने की आवश्यकता है, क्योंकि जो सुरक्षा की कार्रवाई, देश की सुरक्षा जो है वे सारे का सारा इसके बाहर है। इसीलिए जो हमारी सेना है वे इसके अंदर आती है, परंतु उसको आपने नहीं सुना होगा कोई ऐसी बात जिससे देश की सेना की जो कर्तव्य होता है उसमें कुछ कमज़ोरी आ गई हो, देश की सुरक्षा में कमज़ोरी आ गई हो, इसलिए कि RTI का प्रयोग किया गया। और बातों में आप सुनते हैं, उनके बारे में नहीं सुनते, क्योंकि उनका एक पूरा सिस्टम है, एक बहुत अच्छा सिस्टम है जिसमें जो सुरक्षित सूचनाएं हैं उसको देने की आवश्यकता नहीं है। और इसीलिए जो आमतौर से उनकी सूचना मांगी जाती है वे उनके प्रमोशन के बारे में, ट्रांसफर्स के बारे में, इस प्रकार की सूचना, और इस प्रकार की सूचना अगर पैरामिलिट्री फोर्सेस में भी कोई मांगे तो देने में मेरे विचार में कोई घबराहट होने की आवश्यकता नहीं है। देश के सुरक्षा के कोई खतरा नहीं पड़ता है। और एक मुलाकात में यहाँ पर रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी देश के पहले मुख्य सूचना आयुक्त रहे वजाहत हबीबुल्लाह जी से बातचीत जारी रहेगी।
The buzz beyond all the biz in Amchi, Mumbai. The transforming face of Singhara, Chennai. The changing profile of the city of joy, Kolkata. Keep track of the latest developments in these cities on Metro Scan, Monday to Friday, 6:30 p.m. only on TD News. ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है एक मुलाकात में। आज हमारे विशेष मेहमान हैं जम्मू कश्मीर काडर के 1968 बैच के सेवानिवृत्त आईएएस अफसर वजाहत हबीबुल्लाह जी। हबीबुल्लाह साहब, बतौर आईएएस आप 1982 से 1987 तक प्रधानमंत्री कार्यालय में तैनात भी रहे जी। इस दौरान आपको इंदिरा गांधी जी के साथ और राजीव गांधी जी के साथ काम करने का मौका भी मिला। राजीव गांधी जी के बारे में कुछ बताइए, किस तरह की शख्सियत थे वे और किस तरह के भारत का सपना देखते थे वे? मैं उनको एक मित्र भी समझता था, क्योंकि हम दोनों स्कूल में इकट्ठे पढ़े थे। उनसे उसके बाद स्कूल के बाद वक्तन फ़वक्तन मुलाकात भी होती रहती थी। उनके परिवार को मेरा परिवार जानता है काफ़ी समय से, क्योंकि इलाहाबाद के दिन से जब मोतीलाल जी वहाँ थे तो उस समय मेरे दादा वाइस चांसलर होते थे लखनऊ यूनिवर्सिटी में। तो उस ज़माने से ये जो है ये संपर्क रहा है। तो राजीव जी के साथ जब वो प्रधानमंत्री बने तो मैं हमेशा मैं उनको हमेशा सर कहता था। उससे पहले तो हमेशा मैं उनको राजीव कहता था, फिर उसके बाद सर। मैं इसके बारे में बहुत पर्टिकुलर था क्योंकि वो प्रधानमंत्री थे और मैं उनके ज़माने में संयुक्त सचिव बना। परंतु उनके साथ काम करने में मुझे लगा कि मेरा जो सपना था भारतवर्ष का, जिसके बारे में सपने में ही आया था आईएएस में कि इस भारतवर्ष की मैं सेवा करना चाहता हूँ, वह मुझे लगने लगा कि अब वो फूलने लगा है, फलने लगा है और वहाँ हम पहुँचने लगे हैं जो मैंने देखा था कि भारत का भविष्य हो सकता है, जो भारत का रोशन भविष्य होगा। और वह भविष्य में जो भारत की जनता थी वो उसके केंद्र, उसके बीच में थी। और इसका ख्याल हमेशा राजीव जी को रहा और उसमें और मुझ में इस प्रकार से एकत्रित एक सपना था। और उसका नतीजा ये हुआ, जब मैं जा रहा था उनके कार्यालय से, तो उन्होंने मुझे और मेरी पत्नी शहला को चाय पे बुलाया था अपने घर पे। वे थे और उनकी पत्नी देवी सोनिया जी थी, बस हम चार ही थे। उसमें मैंने काफ़ी लंबी बात की थी पंचायती राज के बारे में। उसमें अभी कुछ काम आरंभ ही हुआ था, परंतु मैंने उनको उस वक्त समझाया था कि क्यों मैं समझता हूँ कि पंचायती राज भारत जैसे देश के लिए बहुत ही आवश्यक है। इसको और भी इसकी यूनिटी को, इसकी एकता को और भी शक्तिशाली बनाने में मेरा क्यों विचार था कि पंचायती राज का एक बहुत ही अवश्य और महत्वपूर्ण एक रोल होगा। और उन्हें बहुत एहतियात से सुना। फिर आरटीआई में भी वही सपना मुझे जीवित रखता रहा कि ये जो है जनता को जो अधिकार है इस हमारे लोकतंत्र में, उस तक पहुंचने में ये जनता की सुविधा होगी। लिहाजा ये तो मेरे लिए एक मंत्र बन गया है जो उनके बाद मैंने देखा। उसके बाद मेरा जीवन का उद्देश्य जो बना। 1991 में राजीव गांधी जी के निधन के बाद राजीव गांधी फाउंडेशन की स्थापना की गई। इसके आप सेक्रेटरी भी रहे। इस फाउंडेशन का उद्देश्य क्या है? इस फाउंडेशन का उस समय उद्देश्य ये था कि जो उन्हें नीतियाँ जिनकी शुरुआत उन्होंने की थी, जो विकलांगों के लिए जो काम हो रहा था, पंचायती राज के लिए जो काम हो रहा था, इस प्रकार के बहुत सारी चीज़ें थीं जो उन्होंने अभी शुरू की थी। तो उस समय सोनिया जी, उनका ये सपना था कि ये किस प्रकार से इनको जीवित रखा जाए ताकि ये आगे बढ़ सकें और लोगों को, जनता को, भारतवर्ष में से और बाकी लोगों से। और उसमें वो आपको ये भी पता है न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट जो उनका एक बहुत ही बड़ा इंटरनेशनल जो फॉरेन पॉलिसी का एक अंग था, उसमें इन सारी चीज़ों को किस प्रकार से न सिर्फ जीवित रखा जाए लेकिन आगे बढ़ाया जाए। अंत में आपसे जानना चाहेंगे, जम्मू कश्मीर से आपका गहरा नाता है, कई पुस्तकें भी आपने लिखी हैं। जम्मू कश्मीर के समग्र विकास के लिए क्या कुछ
करना चाहिए? मेरे विचार में, और मेरी जो किताब अभी निकली है उसमें भी मैंने यही एक आर्ग्यूमेंट दी है कि बुनियादी तौर पे वहाँ के जो लोकतंत्र है उसको और शक्तिशाली बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि 20 साल में जो हुआ तो बहुत वो दुख की बात है कि जो कुछ हुआ उसकी वजह क्या है उसमें जाने की इस समय आवश्यकता नहीं है। परंतु अब ये हम एक ऐसे दौरान पे, दरवाजे पे खड़े हैं जहाँ से हम आगे ही बढ़ सकते हैं, और लेकिन हमें ये बहुत ही सोच समझ के करने की आवश्यकता है। इसमें केवल अब कुछ लोग सोचते हैं कि अगर नौकरियां मिल जाएं, काम मिल जाए लोगों को तो समस्या ही हल हो जाएगी। इतना सरल बात नहीं है। लोगों के जो मन में है, ये जो जंग है ये लोगों के मन में, बच्चों के मन में लड़नी पड़ेगी, और उनको ये सोचने की आवश्यकता है कि हम एक आज़ाद देश के आज़ाद नागरिक हैं। बहुत बहुत धन्यवाद वजाहत साहब दूरदर्शन से इस खूबसूरत बातचीत के लिए। तो ये थे वजाहत हबीबुल्लाह जी, जिनसे हमने तमाम सवालों पर बात की। अगले सप्ताह आपसे फिर मुलाकात होगी ठीक इसी समय आपके अपने लोकप्रिय कार्यक्रम एक मुलाकात में, देश की एक और बड़ी हस्ती के साथ। तब तक दूरदर्शन की हमारी इस पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।